हमारे YouTube चैनल एम्बिशन विथ बीएन सर में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि पढ़ेंगे। जलवायु का यह तीसरा वीडियो है। जलवायु के दूसरा वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शीत ऋतु में किस प्रकार वर्षा होती है, यानी जाड़े के दिनों में किस प्रकार वर्षा होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, जो कि पछुआ विक्षोभ से होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून से पूर्वी तट पर होती है। लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु में कैसे मौसम करवट लेता है और कैसे मौसम ग्रीष्म ऋतु में चेंज होता है और ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्व मानसून हमारे यहाँ चला आता है। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच में ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 22 मार्च और 23 सितंबर को। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, और उसके दक्षिण में है ये आपका मकर रेखा। 22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तर की तरफ जाता है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचता है, और 23 सितंबर के बाद जब सूर्य दक्षिणायन जाता है तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर आ जाता है। इतना हम लोग समझ लिए। यानी सूर्य उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा की तरफ, और दक्षिणायन होता है तो चला आता है मकर रेखा तक। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था ITC-Z के बारे में, तो आज ITC-Z को एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। ITC-Z ये जो भूमध्य रेखा है, ITC-Z जिसको हम लोग अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, ITC-Z, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, मतलब इंग्लिश में कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और हिंदी में कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो भूमध्य रेखा पर ITC-Z बनता है। ITC-Z का मतलब ये हो गया कि भूमध्य रेखा पर 22 मार्च को जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, 22 मार्च या 22 मार्च के आसपास, तो उस समय दोनों तरफ से हवाएं आकर के ऊपर उठती हैं। कहाँ से? भूमध्य रेखा के पास। दोनों तरफ से हवाएं आके ऊपर उठती हैं। जैसे यहाँ समझ लीजिए, ये आपका मान लीजिए धरातल पर यहाँ भूमध्य रेखा, 0 अंश की अक्षांश रेखा, यहाँ मकर रेखा और यहाँ कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। जब यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें ऊपर से पड़ती हैं तो यहाँ की हवा ऊपर उठ जाती है गर्म होने के कारण। क्या? गर्म होने के बाद हवा का ये सिद्धांत है कि जब हवाएं गर्म हो, जब धरातल गर्म होता है तो हवाएं गर्म होती हैं, जब हवाएं गर्म होती हैं तो गर्म होने के बाद हवा ऊपर उठती है। तो यहाँ से हवा शून्य हो जाता है, लेकिन खाली स्थान को भरने के लिए मकर रेखा की तरफ से हवाएं चलती हैं और कर्क रेखा की तरफ से हवाएं चलती हैं, और ये हवाएं आकर के यहाँ से ऊपर उड़ जाती है। तो जो ये ऊपर उठने का क्रम है, यानी अभिसरण, हवाओं का अभिसरण जो होता है, उसी को कहते हैं हम लोग ITC-Z, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। मतलब कि जहाँ से हवाओं का कन्वर्जन हो रहा है, हवाएं अभिसरित हो रही हैं जहाँ पर, इसी को कहते हैं, इन हवाएं जो ऊपर उठ रही हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी ITC-Z। तो आप समझ गए कि यहाँ ITC-Z है। लेकिन
आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर जाता है तो 21 जून तक कर्क रेखा तक आ जाता है, और फिर जो है सूर्य मकर रेखा की तरफ जाता है। तो 22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी अप्रैल मई जून, तो सूर्य जो है जैसे जैसे उत्तरायण होता है तो ITCZ भी उत्तर की तरफ खिसकने लगता है। मतलब भूमध्य रेखा तो स्थिर है, लेकिन ITCZ स्थिर नहीं है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, यह जो ऊपर जा रहा है, यह ITCZ भी उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है। यानी जो ऊपर उठने का क्रम है, यहाँ चला आया, फिर यहाँ चला आया, ठीक है। तो ये ITCZ यानी अभिसरण वाला जो पोजीशन है, स्थिति है, वह अभी सूर्य के साथ उत्तर की तरफ यानी कर्क रेखा की तरफ चला आता है। यानी जैसे जैसे सूर्य जो है उत्तर जाता है यानी कर्क रेखा की तरफ जाता है, तो ITCZ भी उत्तर की तरफ जाने लगता है, जबकि भूमध्य रेखा तो अपनी जगह पर स्थिर है। और जब भूमध्य रेखा से सूर्य दक्षिण जाता है तो ITCZ भी दक्षिण जाता है। सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। 22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, यानी उत्तरी गोलार्ध का मतलब यहाँ तक का इलाका, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, यानी नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तर की तरफ गर्मी बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे सूर्य उत्तर जाता है ITCZ भी उत्तर की तरफ जाने लगता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग भारत के मैप पर इस चीज़ को समझते हैं। बाईस मार्च के बाद ये आपके जो है मान लीजिए भूमध्य रेखा है, 0 अंश अक्षांश अक्षांश, भूमध्य रेखा। तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ भी उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है, और जब ITCZ उत्तर की तरफ बढ़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में यानी भारत की तरफ हमारे धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में जो शीत ऋतु में पछुआ जेट धारा जो भारत में पछुआ विक्षोभ को लाती थी, ठीक है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। जो शीत ऋतु में पछुआ जेट पवन की दक्षिणी शाखा, एक तो ये उत्तरी शाखा थी, ठीक, तो पछुआ जेट पवन की जो दक्षिणी शाखा जो कि भारत में पछुआ विक्षोभ लाती थी, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सूर्य उत्तर की तरफ जा रहा है तो इस क्षेत्र में गर्मी बढ़ रही है, तो यह जो है कमज़ोर होने लगता है, और अब यह जो है सीधे ऊपर से जो है यानी हमारे भारत के ऊपर से फिर निकल जाता है, ठीक, तो ये कमज़ोर पड़ने लगता है। पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा कमज़ोर पड़ जाता है। अब जो है समझते हैं तो जैसे जैसे सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तो ITCZ भी उत्तर की तरफ बढ़ता है। ITCZ 5 मई को यहाँ, 10 मई को यहाँ, 15 मई को यहाँ, 20 मई को यहाँ और 25 मई को, लगभग 25 मई के आसपास आपके पश्चिम बंगाल से गुजरता है। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में मौसम की स्थिति क्या रहती है। मार्च और अप्रैल के महीने में यानी 22 मार्च के बाद सूर्य 22 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर है, 22 मार्च के बाद अप्रैल और मई। लेकिन मार्च और अप्रैल की स्थिति को देखते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में जैसे ही जो है सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो हमारे भारत में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाता है, और उस समय जो है पश्चिमोत्तर भारत, ये जो इलाका है पश्चिमोत्तर भारत जो है गर्म होने लगता है। पश्चिमोत्तर भारत
गर्म होने लगता है और यहाँ पर जो है लो प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। कब? मार्च और अप्रैल के महीने में पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे जो है सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ भी उत्तर की तरफ आता है और उत्तरायण होने के साथ ही भारत में गर्मी बढ़ने लगता है। तो आप जानते हैं कि ये रेगिस्तान का इलाका है तो थोड़ा जल्दी गर्म होने लगता है, तो यहाँ पर जो है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब मार्च और अप्रैल के महीने में जब यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, यहाँ पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में स्थानीय हवाएं चलती हैं इसके चारों तरफ से। यहाँ पर हवाएं आकर के अभिसरित होकर ऊपर उठती हैं, यानी कि यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो यह जो लो प्रेशर है मार्च और अप्रैल के महीने में, यह अभी कमज़ोर रहता है, महासागरीय हवाओं को अपने तरफ नहीं खींच पाता है, स्थानीय हवाओं को अपने तरफ खींचता है। तो मार्च और अप्रैल के महीने में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों के यहाँ मैदानी क्षेत्रों में तेज़ हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं और कभी कभी जो है मार्च और अप्रैल के महीने में कभी कभी हफ्ते में एक बार या दो बार आंधी भी आ जाती है दोपहर के बाद। ठीक, तो यानी इन हवाओं से वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सागर से नहीं आती हैं, ये स्थानीय हवाएं हैं जो सागर से नहीं आ रही हैं, स्थलीय भागों से आ रही हैं ना, इसलिए इनसे वर्षा तो नहीं होती मार्च अप्रैल में। ठीक है, लेकिन तेज़ हवाएं ज़रूर चलती हैं और कभी कभी हफ्ते में एक बार या दो बार आंधी भी आ जाती है। उसके बाद जब सूर्य मार्च अप्रैल के बाद अब मई का महीना को हम लोग देखते हैं, मतलब आप समझ गए, मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए स्थानीय हवाएं चलती हैं, जिससे हम लोगों के यहाँ मार्च अप्रैल में तेज़ हवाएं चलती हैं और कभी कभी जो है दोपहर के बाद आंधी भी आ जाती है। ये हमारे यहाँ चेंजिंग हो रहा है। मई के महीने में जब सूर्य धीरे 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 भारत दक्षिणी भारत में प्रवेश कर जाता है, यानी उसकी लंबवत किरणें सूर्य की दक्षिणी भारत पर प्रवेश कर जाती हैं, तो ITCZ भारत में चला आता है। ITCZ मैंने पहले भी बताया कि ITCZ का मतलब कि वह स्थान जहाँ से हवाएं अभिसरित होकर ऊपर उठ रही हैं। ठीक, तो यहाँ से जो है हवाएं इस तरह से चलती हैं और यहाँ भी हवाएं इस तरह से चलती हैं। ठीक है, तो मई के पहले हफ्ते में जब ITCZ भारत में प्रवेश कर जाता है तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ से हवाएं आकर के ऊपर उठती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये आपका जो है तमिलनाडु है, ये केरल है और ये आपका कर्नाटक है। ठीक, तो उस समय यहाँ पर हल्की वर्षा होती है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में मई के पहले सप्ताह में यहाँ पर हल्की वर्षा होती है, वह मानसूनी वर्षा नहीं होती। इसको कहते हैं मानसून पूर्व फुहार, मानसून पूर्व फुहार। कहाँ? मई के शुरुआती समय में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, भारत के दक्षिण के 3 प्रदेशों में जो हल्की वर्षा होती है मई में, मई के प्रारंभ में, इसको कहते हैं मानसून पूर्व फुहार। मतलब कि मानसून अभी नहीं आया है, मानसून से पहले का फुहार है। मतलब ये समझ लीजिए कि मानसून आने से पहले उसका छोटा भाई आ गया, वो ये समझा रहा है कि अभी तो हम आए हैं, पीछे से बड़े भाई भी आ रहे हैं मानसून भैया। ठीक, तो ये मानसून पूर्व फुहार इसको कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि मानसून पूर्व फुहार किन राज्यों में बारिश करता है, तो आपका जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक, अब इन हवाओं का से जो वर्षा होती है, मानसून फुहार से जो वर्षा होती है यहाँ पर,
यहाँ पर नाम कुछ इनके अलग अलग हैं। जैसे केरल में इसको, केरल में आम वर्षा कहते हैं, और केरल में ही फूलों वाली वर्षा भी कहते हैं। केरल में ही फूलों वाली वर्षा कहते हैं। जो आम वर्षा कहते हैं, मैंगो शावर, ये आम वर्षा उस समय मई के महीने में आम के छोटे छोटे फल लगे होते हैं जिनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, बहुत अच्छा रहता है उनके लिए, जिससे फल तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक, तो ये आम वर्षा केरल में कहते हैं। और केरल में ही चूँकि काफ़ी के फूल लगे होते हैं तो उसको काफ़ी फ़ायदा होता है, इसलिए केरल में ही इस मानसून पूर्व फुहार को फूलों वाली वर्षा भी कहते हैं। कर्नाटक में काफ़ी वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में काफ़ी वर्षा कहते हैं, काफ़ी वर्षा। जबकि एक नाम और है कर्नाटक में, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम पूछा जाता है कि काफ़ी वर्षा कहाँ होती है, चेरी ब्लॉसम वर्षा कहाँ होती है। ठीक, तो ये आप दोनों याद रखेंगे, कर्नाटक में काफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम, केरल में फूलों वाली वर्षा और मैंगो शावर आम वर्षा। तो ये आपका जो है केरल और कर्नाटक की बात हो गई। तो जैसे जैसे अब देखिए, चूँकि सूर्य यहाँ है तो यहाँ मानसून पूर्व फुहार है, लेकिन सूर्य उत्तरायण अपना होता रहता है, उत्तरायण होता रहता है। 10 मई को यहाँ आया, 15 मई को यहाँ आया, 20 मई को यहाँ आया, 25 मई को पहुँच गया। ठीक, तो 25 मई को यहाँ आ गया, मतलब वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गया। क्या? ITC जेट। तो जब ITC जेट पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता है, मई के आखिरी सप्ताह में पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता है, तो यहाँ मई के महीने में जो है पश्चिम बंगाल में तेज आंधी के साथ वर्षा होता है, तेज आंधी के साथ वर्षा हो जाता है। और पश्चिम बंगाल जो है उस समय मौसमी हलचल का केंद्र बन जाता है। तेज आंधी के साथ जो वर्षा होती है, जिसको हम लोग झंझावाती वर्षा कहते हैं, ठीक है, इसको पश्चिम बंगाल में एक नाम दिया गया, उसे काल बैसाखी कहते हैं, काल बैसाखी। जैसा कि आप जानते हैं, मई के आखिरी में जो है बैसाख का महीना हो जाता है, मई को बैसाख महीना कहा जाता है। तो काल बैसाखी यानी बैसाख महीने का काल। ठीक, तो बैसाख महीने का काल इसीलिए कहा जाता है, इसलिए कि तेज़ हवाओं के साथ जो बारिश होती है, और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने के कारण वहाँ काफ़ी धन और जन का नुकसान हो जाता है, इसलिए यहाँ पर उसको रख दिया गया काल बैसाखी। कई बार प्रश्न आया है कि भारत में काल बैसाखी वर्षा किस महीने में होता है, तो मई में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। उसी समय यहाँ पर असम में एक वर्षा होती है, हल्की वर्षा। ठीक है, इसको भी हम लोग कहते हैं चाय वाली वर्षा, चाय वाली वर्षा। ठीक, तो यहाँ पश्चिम बंगाल में काफ़ी वर्षा और असम में चाय वाली वर्षा। अब ITC जेट अब हम लोग जून के महीने में देखते हैं, मई के महीने तक समझ लिए। ITC जेट उत्तर अपना जाने का क्रम जारी रखता है। ITC जेट सूर्य तो कर्क रेखा पर 1 जून को 21 जून को पहुंचता है, लेकिन ITC जेट 1 जून को ही आपके पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित हो जाता है। ITC जेट 1 जून को ही पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित हो जाता है। कारण, स्थलखंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, आप जानते होंगे। तो
जल्दी गर्म होने के कारण, चूँकि ये रेगिस्तान का भी इलाका है, अभी सूर्य यहाँ 21 जून को पहुँचा ही नहीं है। अभी सूर्य जो है तब तक 1 जून को ITCZ यहाँ पहुँच गया। सूर्य 21 जून को जो है कर्क रेखा पर जाएगा, लेकिन चूँकि ये गर्म हो गया ज़्यादा, इसलिए ITCZ अपने आप को यहाँ स्थापित कर लिया और इस समय बहुत ज़्यादा यह गर्म हो गया और ज़्यादा गर्म होने के कारण हवाओं को तेज़ी से अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। तो जो 1 जून का मौसम होता है, 1 जून यानी जून का जो महीना होता है, जून के महीने में उस समय इस मैदानी क्षेत्रों में एक हवा चलती है जिसको हम लोग लू कहते हैं। यह गर्म और शुष्क हवा है, यह गर्म और शुष्क हवा है। तो यह जो है गर्म हवाएं चलती है जिसको हम लोग लू कहते हैं। यह इतनी अधिक इसमें शुष्कता होती है कि कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी यह सुखा लेता है। और यही नहीं, मानव हो या पशु हो, उनका डिहाइड्रेशन होने का हमेशा खतरा बना रहता है। इस वजह से लू के महीनों में लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पानी पिया करते हैं। ठीक, तो यानी लू का जो है उस समय लू चलने लगता है। लू दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता, सिर्फ उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में ही लू पाया जाता है। तो जो उत्तर भारत में शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं। धीरे धीरे जो है जब यह इतना ताकतवर हो जाता है कि यह अपनी तरफ हवाओं को खींच लेता है, लेकिन 1 जून को ही ये हिंद महासागर की हवाओं को भी अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि यह धधकता हुआ एकदम जो है बड़ी तेज गर्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण यहाँ लो प्रेशर ज़बरदस्त बन जाता है और तेज़ी से हवाएं ऊपर उठती हैं। जब तेज़ी से हवाएं उठती हैं, अब यह इतना ताकतवर हो गया कि अब लोकल हवाओं को ही नहीं, अब दक्षिण से ये क्या कहते हैं, दक्षिण से सागरीय हवाओं को भी अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है। ठीक, तो इस वजह से 1 जून को ही यहाँ पहली वर्षा होती है। कहाँ? केरल के मालाबार तट पर। वर्षा तो जो है पश्चिमी घाट पर शुरू हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो पहली वर्षा होती है वो केरल के मालाबार तट पर होती है। चूँकि यह दक्षिण पश्चिम दिशा से जा रही है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक, तो देखिए, जो ये ITCZ है, जिसको हम लोग अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहे थे, उसी को हम लोग विषुवत रेखा पर जो ITCZ बनता है उसको जो है विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी, विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे यह जो है ITCZ आता है और अपने आप को यहाँ स्थापित कर लेता है, तो इसी का नाम पड़ जाता है मानसूनी निम्न दाब द्रोणी। यहाँ इसको कहते हैं हम लोग मानसून निम्न दाब द्रोणी। ये भी जानना चाहिए, ITCZ को यहाँ पर मानसून निम्न दाब द्रोणी भी कहते हैं, और इसी यहाँ पर जब भूमध्य रेखा पर ITCZ है तो इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी। तो इस प्रकार हम लोग समझ रहे थे कि यह जो है जब अभी सूर्य जो है अभी कर्क रेखा पर पहुँचा ही नहीं है, क्योंकि सूर्य तो 21 जून को पहुँचेगा, लेकिन उसके पहले 1 जून को ही ITCZ पश्चिमोत्तर भारत में अपने आप को स्थापित कर लेता है और यह इतना ताकतवर हो जाता है निम्न दाब का क्षेत्र कि यह जो है हिंद महासागरीय हवाओं को अपने तरफ आकर्षित करता है। और 1 जून को ही पहली वर्षा होती है आपके ये मालाबार के तट पर, केरल के मालाबार तट पर पहली वर्षा होती है 1 जून को। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 1 दिन या 2 दिन लेट होता है, लेकिन माना जाता है, हमेशा ऑप्शन में देता है 1 जून। ठीक, तो जो पहली वर्षा होती है मानसून की इस मालाबार के तट पर यानी केरल के तट पर 1 जून को, इसी को कहते हैं हम लोग मानसून धमाका।
या मानसून विस्फोट, या इसी को कहते हैं मानसून प्रस्फोट। ठीक, 3 नामों से जानते हैं। ठीक, तो जो पहली वर्षा होती है और चूँकि दक्षिण पश्चिम दिशा से जा रही है इसलिए इसको हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। और ये हमारे भारत में जो है वर्षा करती है और पूरे भारत में इससे वर्षा होगी। अब ये कैसे होगी इसके बाद हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे। और आप जानिए कि मानसून की जो है 2 शाखाएं भारत में हो जाती हैं, एक जो है शाखा अरब की शाखा हो जाती है और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो हम लोग दोनों को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।